नमस्कार। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स के या पेशी कोशिकाओं की कार्यकी के 5वें पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, किस प्रकार पेशी कोशिकाएं संकुचित होती है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। किसी प्राणी में कंकाली पेशियों में होने वाले उत्तेजन तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होते हैं, मतलब इसका संकुचन भी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होता है। सभी पेशी तंतु तंत्रिका तंतु एक या दो चालक इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब पेशियां से जो संकुचन है वह किससे आता है? वह तंत्रिका तंतुओं से आता है। तो मोटर यूनिट किसे कहते हैं? वह तंत्रिका तंतु जो अपने से उद्दीपन पेशी कोशिकाएं भेजे। तो यहाँ पे तंत्रिका तंतु एक मोटर यूनिट का काम करती है। अब एक तंत्रिका तंतु एक पेशी कोशिका में भी उद्दीपन भेज सकती है या पेशी कोशिकाओं के समूह में भी उद्दीपन भेज सकती है, एक ही तंत्रिका कोशिका। तो वह एक तंत्रिका कोशिका एक मोटर यूनिट कहलाएगी जो सभी पेशी कोशिकाओं में उद्दीपन का संचार कर रही है और वहां से उद्दीपन पेशी कोशिकाओं में जा रहा है। वे तंत्रिका कोशिका जिनके एक्सोन कंकाली पेशी तंतुओं के इन्वेट करते हैं तंत्रिका कहलाते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इन तंत्रिकाओं की कोशिकाएं मस्तिष्क या मेरुज्जु स्पाइनल ऊपर जो वस्तु होती है, तंत्रिकाएं उनकी जो सेल बॉडी होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो टॉपिक में हमने जब फिजियोलॉजी ऑफ नर्व सेल्स के बारे में स्टडी किया था, उसके अंदर बताया था सेल बॉडी के जो सेल बॉडी होती है उसकी एक एक्सोन पाया जाता है। तो इस तंत्रिका कोशिकाओं की सेल बॉडी वो कहाँ उपस्थित होती है? या तो ब्रेन में होगी या फिर स्पाइनल कॉर्ड में होगी, और उनका एक्सोन लंबाई तक फैला होगा जो पेशी कोशिकाओं तक तंत्रिका उद्दीपन को पहुंचाएगा। मांसपेशी में चालक तंत्रिकाएं कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक शाखा एक पेशी तंतुओं के साथ सिनेप्स का निर्माण करती है। इस प्रकार एक चालक तंत्रिका कई पेशी तंतुओं को तंत्रिका न्यासित कर सकती है। चालक तंत्रिका तथा इनमें तंत्रिका न्यास पेशी तंतु सामूहिक रूप से मोटर यूनिट कहलाते हैं। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बात बताई, एक पेशी तंतु पेशी कोशिका एक तंत्रिका कोशिका कई पेशी कोशिकाओं में उद्दीपन का संचार कहलाते हैं। इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? मोटर यूनिट या चालक इकाई कहते हैं। ये जैसे दिखाया गया है कि एक मोटर न्यूरॉन है, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा पहले गलत बता दिया था। तंत्रिका कोशिका पेशी कोशिकाओं के समूह को हम मोटर यूनिट कहलाते हैं, वो तंत्रिका कोशिका मोटर न्यूरॉन कहलाती है। और तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिकाएं तब जो एक सम्मिलित एक यूनिट के रूप में जो काम करते हैं उसको हम मोटर यूनिट कहते हैं। अभी जो डायग्राम में दिखाया गया है, एक तंत्रिका कोशिका जो मोटर न्यूरॉन है वह कई पेशी, ये जो सिलेंडर जैसे बने हुए डिफरेंट ऊपरी डायग्राम के अंदर, ये कई पेशी कोशिकाओं में अलग अलग उद्दीपन का संचार कर रही है, सब मिलके एक मोटर यूनिट बना रहे हैं। इस प्रकार से नीचे अगर वही डायग्राम है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी पाई जा रही है और इसके एक्सोन आगे जाके पेशी कोशिकाओं में एक तंत्रिका उद्दीपन का संचार कर रहे हैं जो कई पेशियों के समूह में जा रहा है। सिर्फ मात्र एक पेशी कोशिका, नीचे में दो पेशी कोशिकाएं, दो तंत्रिका कोशिकाएं कई पेशी कोशिकाओं में उद्दीपन का संचार कर रहे हैं। तो ये एक मोटर यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। जब एक चालक तंत्रिका में सक्रिय विभव उत्पन्न होता है तो एक चालक इकाई के सभी पेशी तंतु एक साथ संकुचित होते हैं। सार्कोलेमा का वह भाग जो चालक तंत्रिका के एक्सोन शाखाओं के नीचे उपस्थित होता है उसे मोटर एंड प्लेट कहते हैं, एवं एक्सोन तथा अंतःप्लेट के आपसी संबंध को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। जैसे हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि दो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरल सिनेप्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। सिनेप्स क्या होता है कि एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोइड्स के बीच में बिल्कुल जो अटैच नहीं होता, थोड़ा सा गैप्स पाया जाता है, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और इस संरचना को हम सिनेप्स कहते हैं। अब ये तरह से एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन उद्दीपन को इस सिनेप्स के द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाता है। इसी प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी पेशी कोशिका के मध्य भी सिनेप्स पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। जो सिनेप्स का वह भाग जो तंत्रिका कोशिका से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक है। और इन दोनों के जंक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये यही कहना चाह रहा है। आगे हम पढ़ते हैं तो चालक तंत्रिका के
एक्सोन में झिल्ली आबद्ध संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। हमने पहले पिछले बताया था मैंने नर्वस सिस्टम की स्टडी के अंदर कि एक्सोन के अंदर जो बल्ब जैसी संरचनाएं पाई जाती है इसको हम लाइफ में टेलेंटा कहते हैं। तो छोटी छोटी वेसिकल्स पाए जाते हैं, उन वेसिकल के अंदर क्या भरा होता है, एसिटाइल कोलाइन भरा होता है। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो उद्दीपन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाता है। तो यही प्रकार उसमें एसिटाइल कोलाइन भरा होता है। जब चालक तंत्रिका के एक्सोन में सक्रिय विभव उत्पन्न होता है तो एक्सोन की प्लाज्मा झिल्ली विध्रुवित हो जाती है। वह विभव संवेदी कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं एवं कैल्शियम एक्सोन के अंतिम सिरे पर निर्मुक्त हो जाते हैं। यह कैल्शियम तंत्रिका एक्सोन से एसिटाइल कोलाइन को फ्री कर देते हैं। एसिटाइल कोलाइन सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए मोटर एंड प्लेट की झिल्ली में उपस्थित ग्राही से बंध जाता है। इस बंधन के पश्चात आयन चैनल्स खुल जाता है। इन चैनल्स में से सोडियम तथा पोटेशियम का विनिमय होता है। चूंकि आयनों के सांद्र प्रवणता में अंतर होने के कारण सोडियम पेशी कोशिका के भीतर की तरफ अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं तथा पोटेशियम बाहर की तरफ कम मात्रा में गमन करते हैं, जिसके कारण एंड प्लेट पोटेंशियल पे विध्रुवण हो जाता है। इस समय विभवांतर को एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं। कहने का मतलब यही है सार्कोलेमा का वह जब ऊपर क्लियर हो गया, सार्कोलेमा का वह भाग जो सिनेप्स के पास पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। मतलब मसल्स का वह भाग जो सिनेप्स की तरफ सिनेप्स के एक टच में पाया जाता है उसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। अब होता क्या है, तंत्रिकी उद्दीपन एक्सोन में आता है, एक्सोन से होता हुआ तंत्रिय कोशिका के एंड तक आता है। अब होता क्या है, एंड तक आने से तंत्रिका उद्दीपन आने से ही सार्कोप्ला जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप कहलाता है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, सिनेप्टिक विदर कहते हैं। उस क्लेफ्ट से कैल्शियम अंदर की तरफ आ जाते हैं, न्यूरॉन के नर्व सेल्स के अंदर की तरफ आने से क्या होता है, वो एसिटाइल कोलाइन की जो वेसिकल्स उनको फाड़ देते हैं जिससे एसिटाइल कोलाइन बाहर निकल जाता है। अभी एसिटाइल कोलाइन सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे आके मोटर एंड प्लेट पे जाके अटैच हो जाते हैं, जो उसके ऊपर विशिष्ट ग्राही पाए जाते हैं। उनसे क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन अटैच हो जाते हैं। उनके अटैच होते ही पेशी कोशिका में उद्दीपन का संचरण चालू हो जाता है। कैसा होता है, जो मोटर एंड प्लेट के अंदर जो बहुत सारे रंध्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। उनके ओपन होने से क्या होता है, जो सोडियम है वह पेशी कोशिकाओं के अंदर बहुत अधिक तेजी से प्रवेश करता है तथा पोटेशियम बाहर निकलता है, परंतु पोटेशियम के निकलने की मात्रा कम होती है। सोडियम के अंदर पेशी कोशिकाओं के अंदर की मात्रा जाने से अंदर जाने मात्रा अधिक होती है। अब क्या होता है कि मैंने आपको नर्व तंत्रिका कोशिकाओं के क्लास में भी समझाया था कि नॉर्मल अवस्था के अंदर बाहर की तरफ धनावेश अधिक होता है, अंदर की तरफ ऋणावेश अधिक होता है। परंतु जैसे ही उद्दीपन आता है तो इसका बिल्कुल उल्टेपन हो जाता है। उल्टा कैसे होता है, अंदर की तरफ धनावेश अधिक हो जाता है वो बाहर की तरफ ऋणावेश हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं विध्रुवण या डीपोलराइजेशन। बस एसिटाइल कोलाइन के पेशी कोशिका से अटैच होने से या एंड मोटर एंड प्लेट से अटैच होते ही ये घटना हो जाती है। पोर खुल जाते हैं जिससे क्या होता है, सोडियम आयन बहुत अधिक मात्रा में पेशी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पोटेशियम कुछ मात्रा में बाहर निकलते हैं, जिससे घटना क्या होती है कि अंदर की तरफ तो धनावेश बढ़ जाता है पेशी कोशिका के और बाहर की तरफ ऋणावेश, अंदर की तरफ तो पेशी कोशिका में धनावेश हो जाता है और बाहर की तरफ ऋणावेश हो जाता है, जो सामान्य अवस्था के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं डिपोलराइजेशन या विध्रुवण और उद्दीपन का यहां से संचरण हो जाता है। अब यह संचरण मोटर एंड प्लेट से पेशी कोशिका में आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ये एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है किस प्रकार से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में मोटर एंड प्लेट पे उद्दीपन का संचरण होता है। अब क्या होता है, एंड प्लेट पोटेंशियल के कारण जो मोटर एंड प्लेट पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है या डिपोलराइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड प्लेट पोटेंशियल या अंत्य पट्टिका विभवांतर कहते हैं। अब एंड प्लेट पोटेंशियल उत्पन्न होने के बाद क्या है, एंड प्लेट पोटेंशियल उत्पन्न होने के बाद पेशियों में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। यह सक्रिय विभव अनुप्रस्थ नलिका के द्वारा सतह से पेशी तंतुओं तक पहुंचता है और अनुप्रस्थ नलिकाओं के विद्रोहण के कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निर्मित हो जाते हैं। अब जैसे ही एंड प्लेट पोटेंशियल पे विद्रोहण हुआ तो मतलब उद्दीपन का संचरण अब पेशी कोशिका में हो गया। अब पेशी कोशिका से उद्दीपन का संचरण या एंड प्लेट पोटेंशियल से उद्दीपन आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ बढ़ के कहां पहुंच जाता है, यह पहुंच जाता है ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो हमने बताया कि रेखित पेशी कोशिकाओं में ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, इनमें कैल्शियम
कैल्शियम स्टोर रहता है, एक ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम पेशी कोशिका में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इन दोनों के अंदर कैल्शियम स्टोर रहता है। जैसे ही उद्दीपन ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचता है, ये अपने अंदर से क्या करते हैं, कैल्शियम को फ्री कर देते हैं, कैल्शियम बाहर आ जाता है। अब कैल्शियम बाहर होने के बाद जैसे इसमें दिखाया गया है किस प्रकार से एंड प्लेट पोटेंशियल हो रहा है। मोटर एंड प्लेट में उद्दीपन होने के बाद नॉर्मल अवस्था के अंदर डीपोलराइजेशन हो जाता है। इस डायग्राम में जो मैंने अब तक समझाया है उसको समराइज दिखाया गया है। अब होता क्या है, फ्री होने वाला कैल्शियम या निर्मुक्त कैल्शियम पहले तंतु में उपस्थित ट्रोपोनिन के साथ बंधित होता है। परिणामतः ट्रोपोमायोसिन अपने अवरुद्ध स्थलों से गमन करते हैं। इस प्रकार एक्टिन पर उपस्थित क्रॉस ब्रिज अनकवर्ड हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो कैल्शियम फ्री हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या ट्रांसफर ट्यूब्यूल से, वो फ्री होकर किससे अटैच हो जाता है, ट्रोपोनिन नामक प्रोटीन से अटैच हो जाता है। ट्रोपोनिन से अटैच होने के बाद ये ट्रोपोनिन किससे, नॉर्मली अवस्था में ट्रोपोनिन किससे अटैच होता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होता है, वो ट्रोपोमायोसिन को फ्री कर देता है, और ट्रोपोमायोसिन के फ्री होने के पश्चात यह एक्टिन पर उपस्थित क्रॉस बिंदुओं को अनकवर्ड कर जाता है। अब ट्रोपोनिन से जैसे ट्रोपोमायोसिन से जैसे ट्रोपोनिन हटा, ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, एक्टिन पर को रिलीज कर देता है। ये एक्टिन के क्रॉस बाइंडिंग ब्रिज को कवर करके रखता है। जैसे ही ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से हटा, ये क्या करता है, क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइड को रिलीज कर देता है, उसमें से कवर हटा देता है, जिससे वह आगे क्रिया के लिए, आगे आने वाली क्रिया के लिए उपलब्ध हो जाती है। अब आगे क्या होता है, मोटे तंतुओं में उपस्थित ऊर्जित मोटे तंतु में उपस्थित ऊर्जित मायोसिन क्रॉस सेतु एक्टिन के साथ बंधित हो जाते हैं। अब जो थिक फिलामेंट होते हैं, जो मायोसिन के बने होते हैं, वह क्या करते हैं, मायोसिन क्रॉस सेतु एक्टिन के साथ बाउंड हो जाते हैं। एक्टिन की क्रॉस बाइंडिंग ब्रिज अनकवर हो गई, क्लियर हो गई। क्लियर होते ही क्या होता है, मायोसिन क्रॉस ब्रिज जो होते हैं मोटे तंतुओं के, वो एक्टिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। इस बंधन के कारण मायोसिन में संग्रहित ऊर्जा निरुक्त हो जाती है, क्रॉस सेतुओं का कोणीय एंगुलर मूवमेंट हो जाता है। जैसे ये क्रिया होती है, होता क्या, मायोसिन में एनर्जी होती है, वो रिलीज हो जाती है, जिससे जो क्रॉस सेतु होते हैं उनमें एंगुलर मूवमेंट होता है। वो एक एंगुलर मूवमेंट किस तरह से होता है, हम आगे आने वाली स्लाइड से पढ़ेंगे। मायोसिन से बंधित एटीपी कारण एक्टिन तथा मायोसिन के मध्य बंध टूट जाते हैं। अब जैसे मायोसिन एटीपी से बनता है, जैसे मायोसिन क्रॉस ब्रिज एटीपी से बनता है, तो होता क्या है, उसके कारण जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में एक ब्रिज होता है, वो एक दूसरे को रिलीज कर देते हैं, वो इनमें मूवमेंट आसान हो जाता है। हमने पढ़ा था उसकी जो अरेंजमेंट कैसे होती है एक्टिन मायोसिन की, इस प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। अब इसकी किस तरह से काम करते हैं हम आने वाले स्लाइड से पढ़ेंगे। क्रॉस सेतु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बंधित रहते हैं। कैल्शियम एटीपेज एंजाइम के कारण कैल्शियम पुनः साइटोप्लाज्म रेटिकुलम में चले जाते हैं, जिससे साइटोसोल में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। अब जब तक कैल्शियम फ्री रहते हैं तब तक एक साइकिल चलता रहता है, और जैसे ही कैल्शियम एक्टिवेटेड एटीपेज एंजाइम क्या होता है, फिर इन कैल्शियम को वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांसफर ट्यूब्यूल में भेज देता है, और ये साइकिल बंद हो जाता है। ये एक पूरी प्रोसेस है जिसके कारण एक पेशी कोशिका का संकुचन होता है। इसके लिए कई थ्योरीज दी गई है। इन थ्योरीज कौन कौन सी है, ये हम आने वाली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब इसके लिए 3 थ्योरीज दी गई है। सबसे पहली थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो सबसे मान्य है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन की हैंस ने हेक्सले ने 1955 में किया था। यह सिद्धांत वर्तमान में मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार पेशी संकुचन इकाई 2 तंतु होती है, पहले एक्टिन फिलामेंट, दूसरा मायोसिन फिलामेंट। मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्टिन फिलामेंट और मायोफिलामेंट के किसी पेशी तंतु बने होते हैं। अब होता क्या है कि ये तंतु एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटा कुछ नहीं होता पेशी तंतु। जब हमने पिछली स्टडी पढ़ेंगे तो स्ट्रेटेड बैंड के ऊपर हमने पढ़ा था कि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ऑल्टरनेट रूप से अरेंज रहते हैं। ये होते क्या, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। ये स्लाइड करते हैं, इस कारण से पेशियों में संकुचन होता है। यह सिद्धांत सिर्फ यही कहता है। यह क्या कहता है कि एक्टिन व मायोसिन के तंतु आपस में क्रॉस सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे पहले क्लियर है। ये क्रॉस सेतु निर्मित होते हैं तथा टूटते हैं तथा पुनः निर्मित होते हैं। जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है आपस में क्रॉस सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्रॉस सेतु परमानेंट नहीं होते, ये टूटते हैं और वापस जुड़ जाते हैं। यह माना जाता है कि क्रॉस सेतु मायोसिन के सक्रिय सिरे को निरूपित करते हैं। एक क्रॉस सेतु एक्टिन की विशिष्ट स्थलों से बंधित होता है।
क्रॉस सेतु में विन्यास परिवर्तन होता है, इस कारण बंधन स्थल ए बैंड की ओर विस्थापित हो जाता है, इस कारण एक्टिन तंतु को भी खींच लिया जाता है। इस समय द्वितीय क्रॉस सेतु निर्मित होता है। विसर्पण चक्र के अंत में प्रथम सेतु अपने वास्तविक विन्यास में आ जाता है और नए चक्र को प्रारंभ करता है। इस असर्पण ऊर्जा हेतु एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है, जिसमें एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। ये सारी की सारा थ्योरी अगले डायग्राम में समझ में आएगी किस प्रकार से हो रहा है। हम देख रहे हैं ऊपर गोले गोले रूप में एक्टिन फिलामेंट पाए जा रहे हैं, नीचे की तरफ मायोसिन फिलामेंट पाया जा रहा है। हमने एक्टिन फिलामेंट के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो मायोसिन सूत्र होते हैं वो एक ए बैंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाए जाते हैं, और जो एक्टिन सूत्र होते हैं वह जेड रेखा से एच लाइन तक पाए जाते हैं। अब ये देखो जेड लाइन पाई जा रही है, जेड लाइन के ऊपर गोले गोले रूप में ये एक्टिन फिलामेंट है, इनके नीचे मायोसिन फिलामेंट पाया जा रहा है। नॉर्मली ये जो गोला दिखाया जा रहा है ये क्रॉस ब्रिज होते हैं। यह मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट से एक क्रॉस ब्रिज के द्वारा अटैच रहता है। जैसे ही ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है, नॉर्मली मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ जाता है, ट्रोपोमायोसिन से अलग हो जाता है, नहीं माफ कीजिएगा, ट्रोपोनिन से जुड़ जाता है, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ जाता है। कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ जाता है। ये ट्रोपोमायोसिन क्या काम करते हैं? ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं उसकी क्रॉस ब्रिज साइट को कवर करके रखते हैं। जैसे ही ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से हटा, ट्रोपोमायोसिन अलग हो जाते हैं, जो एक्टिन की जो क्रॉस ब्रिज साइट है वह अनकवर्ड हो जाती है, दिखने लग जाती है। अब अनकवर होते ही क्या होता है कि मायोसिन उस एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो जाता है। एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो गया, उस क्रॉस कवर होते ही, वो अटैच होते ही ये मायोसिन फिलामेंट, ये दिखाया गया डायग्राम के अंदर किस प्रकार पहले अलग है, जैसे ही ट्रोपोमायोसिन अलग हुआ, ये 20 डायग्राम में दिखाया गया, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट से जुड़ गया जाके, और जुड़ते ही ये मायोसिन फिलामेंट आगे की तरफ स्लाइड हुआ। सी नंबर के डायग्राम में दिखाया गया, आगे की तरफ स्लाइड हुआ। अब क्या होता है, वापिस से कैल्शियम एटीपेज एंजाइम जो होता है कैल्शियम को वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देते हैं या ट्रांसफर ट्यूब्यूल में भेज देते हैं। कैल्शियम को भेजते ही कैल्शियम खत्म हो जाता है, कैल्शियम खत्म होते ही कैल्शियम ट्रोपोनिन को छोड़ देता है, और ट्रोपोनिन वापस ट्रोपोमायोसिन से अटैच हो जाता है, और ट्रोपोमायोसिन वापस से एक्टिन की क्रॉस ब्रिज साइट को कवर कर लेते हैं। क्रॉस ब्रिज साइट को कवर करते ही डी डायग्राम में दिखाया गया है, मायोसिन वापस से एक्टिन से अलग हो जाता है। तो ये एक साइकिल बार बार चलती है। सबसे पहले वापस से मायोसिन अलग है, ए डायग्राम फिर समझते हैं, ए डायग्राम मायोसिन अलग है, बी डायग्राम में क्रॉस ब्रिज एक्टिन साइट फ्री होते ही ये मायोसिन फिलामेंट एक्टिन से अटैच हो गया और आगे की तरफ खिंच गया। सी डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह मायोसिन फिलामेंट आगे की तरफ खिंच रहा है, और वापस से कैल्शियम के हटते ही वापस से क्रॉस ब्रिज साइट जो होती है वापस से कवर हो जाती है और मायोसिन एक्टिन से अलग हो जाता है। यह क्रिया बार बार चलती है जिसके कारण पेशियों का संकुचन होता है। यही बस स्लाइडिंग फिलामेंट है। दूसरा सिद्धांत कहलाता है इसके समझाने के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक सिद्धांत। बाकी के जो सिद्धांत है वो इतने मान्य नहीं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार मायोसिन तंतु ऋणावेशित होते हैं, एक्टिन तंतुओं पर ऋणावेश तथा धनावेश बराबर होता है। कहता है कि मायोसिन तंतु तो नेगेटिव चार्ज होता है, एक्टिन तंतु पे ऋणावेश बराबर होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। विश्राम अवस्था में एक्टिन मायोसिन के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता, परंतु जैसे ही पेशी संकुचन होता है कैल्शियम रिलीज होते हैं, इस कारण से दोनों के मध्य इस प्रकार का आकर्षण हो जाता है और मायोसिन एक्टिन की तरफ आकर्षित होता है, इस कारण से पेशी संकुचन होता है। यह एक सामान्य सिद्धांत है जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक के आधार पर थ्योरी है, परंतु यह अधिक मान्य नहीं है। दूसरा सिद्धांत कहलाता है रेडचेट थ्योरी। रेडचेट थ्योरी भी अधिक मान्य नहीं है। यह कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विश्राम अवस्था में एक्टिन तथा मायोसिन क्रॉस सेतुओं के साथ बंधित एटीपी पर ऋणावेश होता है, अतः एक्टिन एवं मायोसिन के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता, तंतु प्रतिकर्षित होते हैं। यह अवस्था कैल्शियम 2 की एब्सेंट के कारण होती है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होते हैं, कैल्शियम की निम्न घटनाएं संपादित होती है। पहली घटना क्या होती है, कैल्शियम मायोसिन क्रॉस सेतु पर उपस्थित एटीपीएस के नेगेटिव स्थल
तथा एक्टिन के नेगेटिव स्थल के साथ बंधित हो जाता है, जिससे एक्टिव मायोसिन कैल्शियम संकुल बनता है। इसके बाद विश्राम अवस्था में एटीपी की उपस्थिति के कारण क्रॉस सेतु पर ऋणावेश आ जाता है। क्रॉस सेतु मायोसिन तंतु से सीधे निकले रहते हैं, क्योंकि मायोसिन तंतुओं की सॉफ्ट अधिक ऋणावेश होती है। जब क्रॉस सेतु पर उपस्थित एटीपी के साथ कैल्शियम बाइंड हो जाता है तो क्रॉस सेतु का ऋणावेश उदासीन हो जाता है, जिस कारण मायोसिन एक्सिस की ओर मुड़ जाता है, उसका एक्टिन तंतुओं खिंचाव होता है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, जब क्रॉस सेतु का वलन, माफ कीजिएगा, जब क्रॉस सेतु का वलन मायोसिन की सॉफ्ट के विपरीत होता है तो मायोसिन एटीपीएच के कारण एटीपी के अणु स्प्लिट हो जाते हैं। इस कारण से एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है व एक्टिन के तंतु ए बैंड की तरफ खींच ले जाते हैं। उपरोक्त तीनों घटनाएं द्वितीय क्रॉस पर होती है। ऊर्जा के एकांतरित स्रोत के रूप में व्यवस्थित क्रिएटिन फॉस्फेट के द्वारा एडीपी का रूपांतरण एटीपी में हो जाता है। इस कारण से क्रॉस सेतु भीतर की तरफ बंधित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं एवं कैल्शियम के साथ क्रिया करके संकुचन के अन्य चक्र को प्रारंभ करते हैं। इन तीन सिद्धांत में सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ही लिखनी है। ये दो सिद्धांत आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताए गए हैं कि दो सिद्धांत अन्य भी है, पर ये दो सिद्धांत बाकी के मान्य नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और मान्य वही है, एग्जाम में वही लिखा जाता है। यहाँ पे ये लास्ट इस पार्ट का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।